बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स तक पढ़ लिया था। आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। देखिए, जैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम आता है, प्रिंसिपल्स का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है F.W. टेलर का, क्योंकि दिस इज़ द न्यू कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय F.W. टेलर। तो F.W. टेलर इसके जन्मदाता हैं, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है। और F.W. टेलर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो थोड़े ही समय में एक साधारण, जो एक श्रमिक थे, वर्कर थे, मिडवेल स्टील कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी थी, उसमें एक साधारण से वर्कर थे और अपने मेहनत से, प्रयासों के द्वारा 1884 में चीफ इंजीनियर बन गए उसी कंपनी में। तो इस अवधि में टेलर ने अनेक प्रयोग किए और ये पाया कि एक श्रमिक को जितना काम करना चाहिए वह उससे बहुत कम काम करता है, यानी कि वर्कर्स आर डूइंग लेस वर्क फ्रॉम हिज कैपेसिटी। जो भी वर्कर्स थे या कर्मचारी थे, वो अपनी क्षमताओं से कम कार्य करते थे, या फिर ऐसा कहें दूसरे शब्दों में कि कर्मचारी या हमारा जो श्रमिक है वो अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है या नहीं करना चाहता है। 1903 में उनका एक शॉप मैनेजमेंट के नाम से एक शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ, एक रिसर्च आर्टिकल उनका प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात की थी। और 1911 में उनकी एक बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की। आइए इसकी कंसेप्ट को जान लेते हैं। मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की कंसेप्ट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट विच थिंग्स। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट है विच थिंग्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालिसिस ऑफ वर्क। किसी भी कार्य का साइंटिफिकली एनालिसिस किया जाना बहुत ज़रूरी है, उसको एनालाइज किया जाए सबसे पहले। इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। किसी भी कार्य को करने का एक बेस्ट तरीका, एक सर्वोत्तम तरीका को ढूंढना ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना है और उसको जाने के आपके पास में 2-3 तरीके हैं, तो उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा आप उसी रास्ते से जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो जो तरीका सबसे बेस्ट होगा आप उसी रास्ते को चूज़ करेंगे। उसी प्रकार से साइंटिफिक मैनेजमेंट है कि किसी भी कार्य को करने का कोई सर्वोत्तम तरीका होगा, उसी को चूज़ करना। तो यहाँ पर खोज करनी है एक सर्वोत्तम तरीके की, एक सही रास्ते की। डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर ने ही डेफिनेशन दी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, ये जानना, एक एग्जैक्टली जानना, व्हाट यू वांट मैन टू डू, किसी व्यक्ति से आप क्या कार्य कराना चाहते हैं, एंड देन सीइंग, और उसके बाद ये देखना कि वे सर्वोत्तम तरीके से उस कार्य को करते हैं और वो चीपेस्ट भी होना चाहिए, यानी कि वो कार्य, जो भी कार्य करता है वो चीपेस्ट वे से करे। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानना है, ये एक जानने की कला है कि आप जो वर्कर्स हैं उनसे क्या कार्य कराना चाहते हैं, और उसके बाद ये भी देखना कि वो सबसे सही तरीके से और सस्ते ढंग से उस कार्य को करें। ये F.W. टेलर साहब ने कहा है। फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो विशेषता है या इसकी जो फीचर्स हैं, पहला, बेस्ड ऑन साइंटिफिक रूल्स। देखिए, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो भी हैं, ये साइंटिफिक रूल्स पर डिपेंड करते हैं। कारण और परिणाम संबंध इत्यादि यहाँ पर लागू होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साइंटिफिक रूल्स तो अपनाए तो जाते हैं, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है। दूसरा, सिस्टमेटिक अप्रोच। वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है, सिस्टमेटिक है। जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर प्रत्येक काम को वैज्ञानिक तरीके से और व्यवस्थित ढंग से करना होता है। तीसरी विशेषता है ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। देखिए, ये जो भी कार्य किया जाता है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है, और वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा संस्था के जो ऑनर्स हैं और जो उसके वर्कर्स हैं उनमें मानसिक परिवर्तन आता है। दोनों ही पक्ष अधिक लाभ का पीछा करने की अपेक्षा
अधिक व बढ़िया उत्पादन का पीछा करने लगते हैं। यानी कि देखिए, कोई भी जो संस्था है वो बनाई जाती है, वो बनाई तो जाती है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। अब कोई भी वर्कर है, बाय नेचर वो अपना लाभ सोचेगा और मालिक अपना लाभ सोचेंगे, लेकिन कोई स्थिति ऐसी आ जाती है जो उनमें टकराव हो जाता है। तो दोनों ही लाभ प्राप्त करें, लेकिन उनमें आपस में टकराव ना हो बल्कि सहयोग हो। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। देखिए, जो प्रबंध पुराने समय से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल है, तो ये उसको पूरी तरह से अस्वीकार करता है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार पुरानी जो हमारी पद्धतियां हैं, पुराने रूल्स हैं, उनको छोड़कर नई पद्धतियों को अपनाना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि लाभों में भी वृद्धि होगी। इससे श्रमिकों का भी जीवन स्तर में सुधार होगा और कंपनी भी तरक्की करेगी। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वैज्ञानिक प्रबंध में जो नियम हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, उनका कठोरता से पालन करना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी नियम बनाए जाते हैं वो गहन जांच के बाद बनाए जाते हैं, रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। तो जो नियम बन गए उनमें गलती की उम्मीद नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्कूल जाना है और आपके स्कूल का टाइम 8 बजे है, तो आप एग्जैक्टली वहाँ पर 8 बजे पहुँचे। तो यहाँ पर जो भी रूल्स होते हैं उनका स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाता है। आइए प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हैं। तो F.W. टेलर साहब ने 4 सिद्धांतों को बनाया या 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आइए देख लेते हैं वो 4 सिद्धांत क्या हैं। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि जो भी कार्य किया जाए वो साइंस पर आधारित हो, किसी ना किसी बेस पर आधारित हो, नियम पर आधारित हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न हो। ऐसा नहीं कि पुरानी पद्धतियों को ही अपनाया जाए। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करने का तरीका अपना रहा है और उससे पूछा जाए भाई क्यों इस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, और उसका जवाब आए कि नहीं भाई ये कार्य तो ऐसे ही होता आया है अब तक, मैं भी ऐसे ही करूँगा, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जैसे कोई लकीर का फ़कीर होता है कि भाई ऐसे ही काम करेंगे, हम तो पुरानी पद्धति से काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय नए नए प्रयोग और नवीनतम पद्धतियों की खोज करनी चाहिए, और जो भी काम होता है उसको सरल बनाया जाना चाहिए। आजकल देखते हैं आप कि भाई नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई तकनीक्स हैं, और उनसे हमारा कार्य सरल हो गया है। फॉर एग्जांपल, एक वॉशिंग मशीन है तो वो कपड़े जल्दी धो देती है, और वॉशिंग मशीन का प्रयोग ना करके अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं भाई हम तो हाथ से ही कपड़े धोंगे, हाथ से ही धोते आए हैं, तो उसको समय भी अधिक लगेगा और वो अच्छे प्रकार से कार्य भी नहीं हो पाएगा। दूसरा सिद्धांत है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी कि आपस में मित्रता होनी चाहिए, उनमें आपस में झगड़ा या मतभेद नहीं होना चाहिए। संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो एक दूसरे को अपना, और हमारे जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे को अपना पूरक समझे। यानी कि दोनों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई अकेला वो कार्य कर लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि दोनों को सहयोग से कार्य करना होता है। इसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही वर्गों को लाभ होगा और अधिक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी। तीसरा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए बल्कि आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपस में सहयोग से की जाएं। F.W. टेलर साहब ने ये सुझाव दिया था कि भाई देखिए, पहले कोई स्टैंडर्ड्स बना लिए जाएं और उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार कार्य सौंपा जाए और वो व्यक्ति अपना कार्य करे, और हर एक व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति में अपनी भागीदारी समझे और भागीदार भी बने। यानी कि आपस में कोऑपरेशन हो, उनमें इंडिविजुअलिज्म की भावना नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरा ही भला हो जाए, दूसरे का भला ना हो। लास्ट देखते हैं, उन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता और सफलता तक विकास होना चाहिए। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ए है और उसके अंदर क्षमताएं हैं और वो 20 यूनिट बना रहा है, लेकिन रिसर्च से या साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा ये पता लगाया गया कि ए जो है वो 30 यूनिट्स भी बना सकता है, लेकिन उसकी कुछ कार्य पद्धतियाँ गलत हैं या उसे कार्य करना नहीं आ रहा है, तो उनमें सुधार करके और 30 यूनिट्स का उत्पादन करवाया जा सकता है। यानी कि व्यक्ति का उसकी पूर्ण क्षमताओं तक विकास करना ज़रूरी है। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, फॉर एग्जांपल विद्यार्थी है ए, और वो विद्यार्थी की बिजनेस स्टडीज़ की परीक्षा में 60 नंबर लेकर आता है 80 में से, तो देखा जाता है कि भाई उसने आंसर्स तो ठीक लिखे हैं लेकिन नंबर कहाँ कटे।
तो हो सकता है उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी ना हो, उसकी वजह से नंबर कटे। और प्रेजेंटेशन जब सुधार हो जाता है तो और भी अधिक मार्क्स लेकर आता है। तो यानी कि उस विद्यार्थी का सुधार किया गया, उसकी क्षमताओं को बढ़ाया गया और उसका विकास हो गया, यानी कि पूर्ण क्षमता तक उसका विकास होना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जो हमारे कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही उनको कार्य दिया जाए। आइए देख लेते हैं आगे टेक्निक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें से कई बार पेपर में आता ही है आपका। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हैं? तो इन टेक्निक्स को 9 भागों में बांटा है आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो देख लीजिए, सबसे पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसको क्रियात्मक फोरमैनशिप कहते हैं और इसके जन्मदाता F.W. टेलर हैं। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उन सारी टेक्निक्स को हम देखेंगे, जिनमें कि फंक्शनल फोरमैनशिप है जो कि F.W. टेलर के द्वारा बनाई गई है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरी जो टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्यों को प्रमाणीकरण करना, यानी कि स्टैंडर्ड बना देना और उसके अनुसार कार्य सौंपना। तीसरा है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण करना, सरल बनाना क्रियाओं को। देखिए अगर हम अपने जीवन को सरल बनाएंगे तो हम सुखी रहेंगे, उसी प्रकार से कार्यों को भी अगर सरल बना लिया जाएगा तो भी हम सुखी रहेंगे और हमारे कार्य अच्छे प्रकार से हो पाएंगे। इसके अलावा मेथड स्टडी, यानी कि इसमें कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है। जिस कार्य पद्धति के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं तो वो ठीक है या नहीं है, उसका अध्ययन किया जाता है। मोशन स्टडी, यानी कि कोई भी कार्य करने में हमारे जो कर्मचारी हैं और या जो भी मशीनों से कार्य कर रहे हैं उनमें वो कितनी हरकतें कर रहे हैं, उनके शरीर को कितनी हरकतें करनी पड़ रही है, उसका अध्ययन किया जाता है और अनावश्यक जो हरकतें हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद टाइम स्टडी, यानी कि गति का अध्ययन किया जाता है कि भाई कितनी तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है और किस गति से कार्य होना चाहिए। फटीग स्टडी, यानी कि थकान अध्ययन। देखिए लगातार कार्य करने से कोई भी व्यक्ति थक जाता है और अगर उसको बीच में थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए तो वो थोड़ा फ्रेश अनुभव करता है और अधिक कार्य करने लगता है। तो इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। और डिफरेंशियल वेज सिस्टम या डिफरेंस पीस रेट सिस्टम, ये F.W. टेलर साहब ने कहा था कि कर्मचारियों को या श्रमिकों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि वो कार्य अच्छे प्रकार से करें। इसका आगे अध्ययन करेंगे हम। और मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी कि मानसिक क्रांति। देखिए चाहे वो फिजिकल वर्क कर रहा है हमारा श्रमिक और हमारे उच्च अधिकारी मेंटल वर्क कर रहे हैं, लेकिन दोनों में ही दिमाग का कार्य होता है। और मनोस्थिति में परिवर्तन करके ही और मानसिक क्रांति लाके दोनों में, यानी कि उच्च अधिकारियों और श्रमिकों में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना करके बल्कि सहयोग की भावना स्थापित की जाती है, जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जाए। इसका भी आगे अध्ययन करेंगे। आइए अब हम फंक्शनल फोरमैनशिप जान लेते हैं और ये आपके पेपर में आती ही है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप बाय F.W. टेलर। देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप जो प्रतिपादन किया इसके जन्मदाता F.W. टेलर हैं। इट डिपेंड्स ऑन स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन पर यानी कि विशेषीकरण पर आधारित होती है, विशेषीकरण पर आधारित है। ईच एंड एवरी वर्क डिवाइडेड एंड असाइंड टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन, प्रत्येक कार्य जो संस्था का है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और किसी स्पेशल व्यक्ति को, यानी कि विशेष व्यक्ति जो कि उस कार्य को करने में निपुण है, उसको सौंप दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द F.W. टेलर, फैक्ट्री मैनेजर वर्क शुड बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। F.W. टेलर साहब के अनुसार जो भी फैक्ट्री मैनेजर होता है उसके कार्य को 2 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग, यानी कि 2 भागों में उसको बांट दिया जाना चाहिए। आइए एक चार्ट के द्वारा इसको समझते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे ऊपर हमने फैक्ट्री मैनेजर लिखा, यानी कि कारखाना प्रबंधक। और कारखाना प्रबंधक को 2 भागों में बांटा। एक तो कारखाने की जो क्रियाएं हैं उनका प्लानिंग ऑफिसर, जिसके अंडर में 4 व्यक्ति कार्य करेंगे। पहला रूट क्लर्क, दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और चौथा डिसिप्लिन ऑफिसर। और ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे किसको नोटिस कर रहे हैं? वर्कर को। दूसरी तरफ प्रोडक्शन ऑफिसर यानी कि उत्पादन अधिकारी, उसमें भी 4 प्रकार के अधिकारी हैं। गैंग बॉस जिसको टोली नायक कहते हैं, स्पीड बॉस, गति नायक, रिपेयर बॉस, जीर्णोद्धार या रिपेयर नायक, इंस्पेक्टर
यानी कि निरीक्षक। और ये सब चारों के चारों भी नोटिस कर रहे हैं किसको, वर्कर को, या उनको इंस्ट्रक्शन देंगे या उनकी कार्य पद्धति में सुधार करेंगे। आइए एक एक व्यक्ति के कार्यों को हम जानते हैं। प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर, 4 व्यक्ति प्लानिंग ऑफिसर के अंडर में कार्य करते हैं और 4 व्यक्ति प्रोडक्शन ऑफिसर में के अंडर में कार्य करते हैं, तो इनको टोटल हो गए ये 8। इसलिए इनको 8 नायकों वाली योजना या 8 अधिकारियों वाली योजना भी कहा जाता है। देखिए सबसे पहला रूट क्लर्क है। इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है और डिसिप्लिन ऑफिसर है। तो आप इनको याद करने के लिए एक तरीका अपनाइए, RITD। R यानी कि रूट क्लर्क, I यानी कि इंस्ट्रक्शन क्लर्क, T टाइम क्लर्क, D डिसिप्लिन ऑफिसर। और उसी प्रकार से आप प्रोडक्शन जो ऑफिसर हैं उनके जो 4 हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, इनको भी एक शब्द GSRI। अगर आप GSRI को याद कर लेंगे तो G इज़ फॉर गैंग, S फॉर स्पीड, R फॉर रिपेयर एंड I फॉर इंस्पेक्टर। तो GSRI और RITD इनको याद कर लेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब जानते हैं रूट क्लर्क क्या कार्य करता है। रूट, जैसा कि नाम लिखा हुआ है, कार्य मार्ग लिपिक, यानी कि रूट बताना। ये निश्चित करता है व्यक्ति कि किसी कार्य को पूरा करने का क्या क्रम होगा, यानी कि ABCD क्या क्रम होगा, उस क्रम के अनुसार ही उस कार्य को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। और यह भी निश्चित करता है कि भाई कोई कार्य करना है तो आज क्या कार्य करेंगे, कहाँ पर करेंगे। दूसरा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन जैसा कि संकेत देना, इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना, तो ये संकेत कार्ड कर्मचारियों के लिए, वर्कर्स के लिए तैयार करता है और उसको सीधा का सीधा गैंग बॉस को दे देता है। यानी कि जो श्रमिकों का जो मुख्य होता है, गैंग बॉस होता है, जिसको हम कह सकते हैं सुपरवाइज़र हो सकता है वो, तो उसको सौंप दिया जाता है। और किसी कार्य को करने की कौन सी विधि होगी, कौन सी सामग्री प्रयोग की जाएगी, मशीनों के बारे में सूचनाएं होंगी, तो वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समय और लागत लिपिक। तो ये एक विशेष कार्य, कोई भी विशेष कार्य वो कब किया जाएगा, कब वो ख़त्म होगा, यानी कि समाप्त होगा, तो वो समय कितना उसमें लग जाएगा, इसको निश्चित करता है। दूसरी चीज़ ये भी निश्चित करता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी लागत आएगी, यानी कि लागतों को कम से कम किया जाए और किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले समय को भी कम से कम किया जाए। डिसिप्लिन ऑफिसर, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अनुशासन अधिकारी। जहाँ पर अनुशासन होगा वो संस्था तरक्की करेगी, जहाँ अनुशासन नहीं होगा वो संस्था तरक्की नहीं करेगी। आपके ऊपर भी ये नियम लागू होता है। अगर कोई विद्यार्थी समस्त अनुशासन का पालन करेगा तो अपने जीवन में सफल हो जाएगा, और अगर अनुशासन का पालन नहीं करेगा, अनुशासित नहीं रहेगा, सही समय पर पढ़ाई नहीं करेगा, तो हो सकता है कि वो अपने जीवन में सफल ना हो। अनुशासन ही सफलता की नींव है। तो ये देखता है डिसिप्लिन ऑफिसर की प्रत्येक कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप प्रोडक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, गैंग बॉस यानी कि टोली नायक। देखिए हमें कंट्रोलिंग करनी है या कंट्रोल के उद्देश्य से देखिए कर्मचारियों को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, यही स्पेशलाइजेशन था। क्योंकि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वो स्पेशलाइजेशन पर निर्भर करती है, यानी कि स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है। और छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो उसका एक मुखिया बना दिया जाता है और वो मुखिया उस कार्यों को देखता है, नेता होता है, उसको टोली नायक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ये देखना होता है कि जो श्रमिक हैं और मशीनें हैं वो उत्पादन कर रही हैं या नहीं कर रही, और समय पर उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना इत्यादि, ये सारे कार्य को देखना। ओवरऑल वो अपनी टोली का नायक होता है, अपनी टोली को देखता है। स्पीड बॉस, गति नायक। गति नायक का काम ये देखना होता है कि काम जो श्रमिक सारे अपने कार्य कर रहे हैं वो निर्धारित गति से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि गति धीमी है तो वो जानने का प्रयास करता है कि भाई कार्य की गति धीमी क्यों है और उसको ठीक प्रकार से किया जाए। उसी प्रकार से रिपेयर बॉस, देखिए जब भी उत्पादन का कार्य होता है तो मशीनों में घिसावट आती है, औजारों को यूज़ किया जाता है, उनमें घिसावट भी आती है, कई बार टूट फूट भी हो जाती है। तो मशीन और औजार हमेशा काम करने की हालत में बने रहें, ये देखना रिपेयर बॉस का कार्य होता है। और उसके बाद इंस्पेक्टर, जैसे कि वहाँ पर डिसिप्लिन ऑफिसर होता है
उसी प्रकार से यहाँ पर इंस्पेक्टर होता है, ये उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी की जांच करता है, यानी कि क्वालिटी ठीक है या नहीं, और जो हमने पहले स्टैंडर्ड्स बनाए थे वो उनसे मैच कर पा रही है या नहीं। अगर उनमें डिफरेंस होता है तो उसमें सुधार किया जाता है, और अगर वो पहले जैसे ही होती जो स्टैंडर्ड हमने बनाए उनके अनुसार हैं तो उसमें सुधार की ज़रूरत नहीं होती और सारा कार्य आसानी से होता रहता है। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप थी, और ये आपको एक बार दो बार अच्छी तरीके से समझनी जरूरी है, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही है। अब देख लेते हैं दूसरी तकनीक, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। देखिए, कार्यों का प्रमापीकरण कर देना। बहुत सोच विचार करने के बाद में कुछ प्रमाप निश्चित किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। जैसे कि भाई अगर हम किसी श्रमिक का स्टैंडर्ड बना दें कि भाई ये व्यक्ति जो है वो दिन में 15 यूनिट बनाएगा, तो एक स्टैंडर्ड हमने बना दिया और वो 15 यूनिट ही बनाए, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अर्थात प्रमाप निश्चित कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से कच्चे माल का, मशीनों का, औजारों का, विधियों का भी काम आदि देखा जाता है कि वो सब ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं या नहीं। और इससे हमें क्या लाभ होगा, अगर हमने इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इससे उत्पाद को एक निश्चित प्रकार से हम प्राप्त कर पाएंगे। क्वालिटी जो हमारे जो प्रमाप निश्चित किए थे हमने पहले, वो भी आसानी से हमें मिल जाएंगे और मशीनें भी ठीक प्रकार से कार्य करेंगी। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सिंप्लीफिकेशन की, यानी कि सरल कर देना। देखिए, जीवन में जितनी सरलता होगी उतना ज़्यादा इजीली हम अपनी लाइफ को चला पाएंगे। उसी प्रकार से सरलीकरण करना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे कि अनावश्यक जो भी जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी है और वो शूज़ बनाती है और उसके साइज़ 0, 1, 2, 3 है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर वो शूज़ बनाती है 0.5, 1.5, 2.5, तो इनका कोई औचित्य नहीं होता। तो इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए, यानी कि चीज़ों को सरल किया जाना चाहिए, कार्यों को सरल किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की मशीनें रखनी होंगी हमें, अगर हम जो है इस प्रकार के साइज़ों को भी इंक्लूड करेंगे, और कंपनी के लिए उपयुक्त साइज़ के शूज़ जो हैं वो बनाने चाहिए। इस प्रकार का कोई औचित्य नहीं होता। मेथड स्टडी, देखिए, आइडेंटिफाइंग मोस्ट सूटेबल वे टू डू ए पार्टिकुलर वर्क। मेथड स्टडी में हमें किसी भी कार्य को करने का एक सर्वाधिक जो अच्छी विधि होती है, उपयुक्त विधि होती है, उसकी पहचान करना होता है। इस अध्ययन के लिए जैसे कोई चार्ट बना लिया जाता है या कोई रिसर्च बनाया जाता है, उन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादन की जो लागतें हैं उनको कम से कम करना और क्वालिटी को बढ़ावा देना, यानी कि अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उत्पादित करना। मोशन स्टडी, अब हम मोशन स्टडी की बात करेंगे। इसका अभिप्राय होता है कि जैसे जो हमारे वर्कर्स हैं या मशीनें हैं, तो काम के दौरान वो कितनी हरकतें कर रहे हैं, तो जो उनकी अनावश्यक हरकतें होती हैं या फालतू की हरकतें होती हैं उनको एलिमिनेट करना होता है, उनको कम करना होता है, और जो ज़रूरी हरकतें हैं केवल उन्हीं को ही रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मिस्त्री मकान बनाता है तो अगर वो किसी ईंट को लगाने के लिए 10 बार क्रियाएं करता है, और जब उसको गहन अध्ययन किया गया और देखा गया कि उनमें से जो फालतू की 5 क्रियाएं थी वो हटा दी गई, तो अब उसको केवल 5 क्रियाएं ही करनी पड़ रही है और काम पहले के जैसा ही हो रहा है। तो ये हमारा मोशन स्टडी कहलाएगा। अब बात टाइम स्टडी की, यानी कि समय अध्ययन। इसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि भाई किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगना चाहिए और हमारे श्रमिक उस कार्य को करने में कितना समय ले रहे हैं। इसके अध्ययन के लिए जैसे स्टॉप वॉच होती है उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई खिलाड़ी है और उसको 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 मिनट लगने चाहिए और या 7 मिनट लगने चाहिए, तो स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो उतने समय में वो दूरी तय कर रहा है या नहीं। इससे क्या होता है कि श्रम की लागतों का अनुमान लगाया जा सकता है और अनावश्यक जो समय लिया जा रहा है उसको ख़त्म करके जल्दी से जल्दी उत्पादन किया जा सकता है। फटीग स्टडी, यानी कि थकान अध्ययन। इसका अभिप्राय ये होता है कि किसी कार्य को करने के लिए कितना व्यक्ति अगर श्रमिक किसी कार्य को कर रहा है तो उसको कितनी थकावट हो रही है, और एक व्यक्ति लगातार कार्य करने से थक जाता है तो उसको बीच में थोड़ा सा समय भी आराम भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि उसको थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस होती है और वो लंबे समय तक फिर से कार्य कर पाता है। और उसको जो कार्य की दशाएं हैं वो भी सुविधाजनक होनी चाहिए जहाँ पर वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिससे कि वो ठीक से कार्य कर पाए। एक होता है डिफरेंशियल वेज सिस्टम, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। ये
जो बनाई गई है इसका मुख्य उद्देश्य होता है जिससे हमारे कर्मचारी अधिक कार्य करने के लिए मोटिवेट हों। इसका एक एग्जांपल है, यदि ए है और वो ए 20 यूनिट बनाता है, हमने ये स्टैंडर्ड बनाए थे कि भाई 20 यूनिट बनाएगा कोई भी हमारा श्रमिक तो उसको 50 रुपये की दर से मजदूरी दी जाएगी, और अगर 20 से कम बनाएगा, एक भी यूनिट 20 से कम बनाएगा तो उसको 40 रुपये की दर से मजदूरी दी जाएगी। तो एक व्यक्ति ए है, उसने 20 यूनिट बनाई 50 रुपये की दर से, तो 1000 रुपये उसकी मजदूरी बनी। जबकि वहीं बी ने 18 यूनिट बनाई, 2 यूनिट कम बनाई, लेकिन उसकी मजदूरी में बहुत फ़र्क आ गया और उसको 40 रुपये की दर से मजदूरी दी गई, जो कि 720 रुपये बनी। यानी कि डिफरेंस जो वे सिस्टम है उसका उद्देश्य ऊंची मजदूरी प्राप्त करने के लिए श्रमिक को प्रेरित करना है, जिससे कि वो स्टैंडर्ड जो भी हमारे उत्पादन के थे उनको प्राप्त कर पाए। फिर मेंटल रिवॉल्यूशन है, यानी कि मानसिक क्रांति। ये भी एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। इसमें क्या होता है, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। जो भी हमारा जो श्रमिक हैं और उच्च अधिकारी हैं उनकी मन की जो स्थिति होती है, उनकी मानसिकता है, उसमें परिवर्तन करना है, मेंटल रिवॉल्यूशन लाना है, एक मानसिक क्रांति लानी है, जिससे कि कोऑपरेशन हो जाए और वो रिप्लेस कर दे कंपटीशन को। यानी कि श्रमिकों और उच्च अधिकारियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव या मतभेद नहीं होना चाहिए, बल्कि कोऑपरेशन होना चाहिए। उनके मस्तिष्क को इतना विकसित कर देना चाहिए कि दोनों को लाभ के बंटवारे की अपेक्षा लाभ में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए। यदि ऐसा संभव हो जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होगी और लाभ भी अधिक होगा। तो यहाँ पर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 9 टेक्निक्स के बारे में जाना। अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल साहब और एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों ने ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। तो हम जान लेते हैं, उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ को जान लेते हैं कि उनमें समानताएं क्या क्या थीं। तो पहली समानता थी सॉल्यूशन ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। दोनों ने ही जो प्रबंध की समस्याएं थीं, यानी कि दोनों ने ही प्रबंधकीय समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की। दोनों के द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान सिद्धांत के रूप में विद्यमान हैं, यानी कि जो उन्होंने रास्ते बताए वो दोनों ही प्रिंसिपल्स बन गए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान। दोनों का ही ये है मुख्य उद्देश्य। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। दोनों ने ही, टेलर और फ्योल दोनों ने वास्तविक कार्य, यानी कि जो बल दिया वो वास्तविक कार्यों पर दिया, यानी कि प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया। जो सुधार संभव थे उन्होंने उन्हीं के संबंध में अपने सुझाव दिए। उन्होंने ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं बनाया जिसमें जो कि प्रैक्टिकली प्रयोग ना किया जा सके। तीसरा, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दोनों ने ही स्वामी और जो श्रमिक हैं उनके अच्छे संबंध स्थापित करने पर बल दिया, यानी कि जो मालिक हैं और जो वर्कर्स हैं उनके आपस में संबंध अच्छे रहें। स्ट्रेस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। दोनों ने ही जो संस्थागत उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति पर बल दिया। दोनों के ही सिद्धांत बल देते हैं कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। अब डिफरेंस का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो यहाँ पर हमने आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। बेसिक देख लेते हैं, पर्सपेक्टिव, यानी कि जो इनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो पर्सपेक्टिव है, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो प्रोडक्शन से संबंधित है। इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप भी दी जो कि कारखाने की गतिविधियों से संबंधित है। जबकि हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिए थे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से संबंधित है। दूसरा, इनको हम फंडामेंटल या मैनेजरियल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि एक श्रमिक को पता होना चाहिए कि उसको किससे आदेश मिलेगा। तो यहाँ पर ये इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि 8 श्रमिक एक व्यक्ति के निर्देश में कार्य करते हैं। जबकि हेनरी फ्योल जो सिद्धांत बनाए हैं उसमें उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड का जिक्र किया है और यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। एप्लीकेबिलिटी, देखिए ये स्पेशल कंडीशंस में लागू होता है, यानी कि कारखाना जहाँ पर है और उत्पादन किया जा रहा है वहाँ पर लागू होता है। जबकि हेनरी फ्योल साहब का जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेशन की बात करें तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो सिद्धांत थे वो अवलोकन पर या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित थे, यानी कि उन्होंने प्रत्येक श्रमिक की क्रियाओं का गहनता से अध्ययन किया और उसके बाद अपने सिद्धांत बनाए। जबकि हेनरी फ्योल साहब ने जो सिद्धांत बनाए वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे, यानी कि व्यक्तिगत जो अनुभव थे उन पर आधारित थे।
उन्होंने ये चीज़ महसूस की। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो 4 प्रिंसिपल्स हैं, जबकि हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। फोकस, तो जो फोकस दिया या ज़्यादा एम्फेसाइज किया वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि पर बल दिया, जबकि हेनरी फेयोल ने इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारी प्रबंध है या प्रशासन की जो सामान्य विचारधारा जिसको हम कह सकते हैं, तो उन्होंने प्रबंध पर अधिक जोर दिया, उच्च प्रबंध पर अधिक जोर दिया। तो यहाँ पर आज हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की और आसान भाषा में उसे समझने की कोशिश की। हमने टेक्निक्स के बारे में भी जाना और एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल की जो बनाए गए सिद्धांतों में क्या सिमिलरिटीज़ थी और क्या डिफरेंस थे, इनके बारे में जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।